नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका द कहानीबाज के दिलचस्प कहानियों में। आज हम बात करेंगे नीलोत्पल मृणाल के चर्चित उपन्यास औघड़ की, जिसका संक्षिप्त सार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये कहानी न केवल दिल को छूने वाली है, बल्कि हमारी सोच और भावनाओं को भी गहराई से झकझोरती है। यकीन मानिए, इसे सुनने के बाद आप इस किताब को पूरा पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए इस अनूठी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां औघड़ की अनकही बातें और जीवन की जटिलताएं आपका इंतजार कर रही है। आज की परिस्थिति में हम इस किताब के कुछ महत्वपूर्ण अंश साझा करेंगे, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसे खुद भी पढ़ें, क्योंकि किताब पढ़ने का जो अनुभव होता है वो शब्दों से परे है। आइए हम अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं, और यकीनन ये किताब आपके मन में गहरी छाप छोड़ने वाली है। ठंड ने पूरी तरह से अपने पैर पसार लिए थे। सुबह के 4 बजे का वक्त था और मुरारी साव अपनी छोटी सी चाय की दुकान पर पहले से ही पहुंच चुका था। उसकी दुकान पर एक झोपड़ी थी, जिसमें एक पुराना चूल्हा, कुछ बेंचें और उम्मीदें भरी थी। गांव के बस स्टैंड के पास ये दुकान पूरे गांव का अड्डा बन चुकी थी, जहां सुबह सुबह लोग चाय पी के चुस्कियों के साथ अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते। जगदीश यादव हर रोज की तरह आज भी तड़के वहां पहुंचा। मुरारी और जगदीश के बीच गांव की चर्चा का सिलसिला शुरू हो गया। बातें गांव के हालात पर थी, तो कभी टीवी के बढ़ते प्रभाव पर। उनकी बातचीत में बैजनाथ मंडल भी शामिल हो गया, और चाय की दुकान का माहौल और भी जीवंत हो गया। मुरारी चाय बनाते बनाते खो सा गया। जैसे ही मसालेदार चाय तैयार हुई, गांव के मंदिर से शंख की आवाज और मस्जिद से आजान की गूंज ने सुबह के इस लम्हे को और भी पवित्र बना दिया। चाय की दुकान अब धीरे धीरे गांव के लोगों से भरने लगी। पंडित जी भी रोज की तरह पूजा पाठ के बाद धोती कुर्ता पहनकर दुकान पर आ पहुंचे, जहां अब तक सामाजिक बहसें अपने चरम पर थी। उसी बीच लड्डन मियाँ भी आ गए। पंडित जी के आते ही जगदीश ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, और मुरारी ने इलायची वाली खास चाय बनाने का आदेश दिया। पंडित जी अभी बैठे ही थे कि अचानक उनकी कुर्सी के नीचे से जोर की आवाज आई। वो उछलकर बगल में बैठे बैजनाथ की गर्दन पर जा लटके। मुरारी हंसते हुए बोला, पंडित जी का पांव मोतिया पर पड़ गया क्या? मोतिया नाम का कुत्ता सड़क पार जाकर खड़ा हुआ, मानो इस आशीर्वाद को फूंक रहा हो। दिन चढ़ने लगा था। इसी समय डॉक्टर बालेश अपनी डिस्पेंसरी की सफाई खुद कर रहे थे। उनके कंपाउंडर की आदतें अनियमित थी, कभी आता तो कभी नहीं। डॉक्टर बालेश ने मलखानपुर गांव में सोचा था कि यहाँ मरीज ज्यादा मिलेंगे, इसीलिए उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। एक दिन अचानक एक बाइक सवार दौड़ा दौड़ा आया और बताया कि गांव के प्रभावशाली नेता पुजेश्वर सिंह को हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर बालेश घबराए हुए इलाज के लिए दौड़ पड़े। जब पहुंचे तो देखा कि पुजेश्वर सिंह आराम से पपीता खा रहे हैं। ये देख डॉक्टर बालेश ने राहत की सांस ली। सुबह की ठंडी धूप और मौसम के बदलते मिजाज के बीच फुक्कन सिंह छत पर मोबाइल की नेटवर्क के खोज में इधर उधर टहल रहा था। तभी उसने देखा कि एक आदमी उनके घर के दीवार पर पेशाब कर रहा है। गुस्से से तमतमाए फुक्कन ने एक लकड़ी उठाकर उसकी ओर फेंकी, पर निशाना चूक गया। पेशाब करने वाला आदमी गांव का बिरंची था, और ताना मारते हुए बोला, तुम्हारे पुरखों ने भी इतना बुरा हाल नहीं किया था। फुक्कन का गुस्सा और भड़क गया, लेकिन उसके पिता पुरुषोत्तम सिंह ने उसे शांत रखने की सलाह दी। पंचायत चुनाव नजदीक है, उन्होंने कहा, ऐसे में संयम रखना ही ठीक है। बिरंची ने अपने साथी लखन लोहार की झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाए। लखन गांव के छोर पर लोहे का काम करता था। हल, कचिया, हंसुआ, चाकू, कैंची सब कुछ बनाता। उसकी झोपड़ी गांव में एक ऐसी जगह थी जहां जात पात की दीवारें बेमानी थी। बिरंची, जो अक्सर लखन के साथ बैठता और उसके काम को देखता, हमेशा यही कहता, जलने और तपने में फर्क होता है लखन। दोनों की गहरी समझ और पारस्परिक सम्मान के बीच एक अजीब सी मगर प्यारी दोस्ती पनप चुकी थी। बातों बातों में कब दोपहर बीत गई पता ही नहीं चला। गणेशी महतो, जो अपने बेटे रोहित के साथ खेतीहर मजदूर था, अपनी साइकिल पर सवार होकर लखन की झोपड़ी पहुंचा। गांव में आलू की फसल उगाने वाले गणेशी और उसके बेटे के बीच नई मोटरसाइकिल की मांग ने तनाव पैदा कर दिया था। रोहित के लिए बाइक इज्जत का सवाल बन चुकी थी, और गणेशी इस दबाव के आगे घुटने टेकने पर मजबूर था।
अब वो गांव लोगों से सलाह लेने मुरारी की चाय की दुकान जा पहुंचा। वहां गांव के लोग पहले से ही बैठे थे और दूध में मिलावट पकड़ने वाली नई मशीन की चर्चा कर रहे थे। मुरारी, जो खुद दूध में पानी मिलाता था, घबरा गया था कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। कहानी का ये हिस्सा ग्रामीण जीवन की रोजमर्रा के संघर्षों, रिश्तों की जटिलताओं और सामाजिक दबावों को खूबसूरती से बुनता है। गांव की ये दुनिया, जहां हर छोटा बड़ा मुद्दा मिलकर जीवन का हिस्सा बन जाता है, सादगी और गहराई से भरी हुई। जब एक चालक ने शेखर और कामता बाबू को बताया कि गाड़ी आई है, स्टेशन पर पुरानी यादों के ताजा होने के साथ शेखर ने अपने पिता से कहा कि उन्हें शांत रहना चाहिए। ये सफर गांव की यादों और जीवन के रंगों से भरा है, जिसमें शेखर का अब तक का सफर और गांव की जीवन शैली प्रमुख है। कामता बाबू ने अपने बेटे शेखर को बचपन से ही होशियार और जिम्मेदार बनाने का हर संभव प्रयास किया था। उन्होंने उसे स्कूल भेजा ताकि वो खुद पर निर्भर हो सके और समाज में अपनी पहचान बना सके। शेखर ने अपनी पढ़ाई के दौरान वामपंथ, समाजवाद और नारीवाद जैसे विचारधाराओं से परिचित होना शुरू किया। ये विचारधाराएं उसकी सोच में गहरा प्रभाव डाल रही थी और धीरे धीरे उसने स्वतंत्रता के महत्व को समझा। शेखर का व्यक्तित्व अब बदलने लगा था। उसने समाज की समस्याओं को करीब से देखना शुरू किया और महिलाओं की स्थिति को समझने का प्रयास किया। धूम्रपान और शराब ने उसके सामाजिक दृष्टिकोण को और गहरा किया। महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए वो उनके मुद्दों पर चर्चा करने लगा और एक संगठक के रूप में उसकी पहचान बनने लगी। सुबह का समय था। गांव में काली माई के भजन गूंज रहे थे। वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा थी जो गांव के लोगों को मंदिर की ओर खींच रही थी। बिरंची और चंदन भी पूजा के लिए सज धज कर मंदिर की ओर जा रहे थे। गांव का हर व्यक्ति उस पल की भक्ति और आस्था में डूबा हुआ था। परंतु इन भावनात्मक पलों के बीच शेखर को जात पात और समाज में व्याप्त भेदभाव की समस्या का भी एहसास हो रहा था। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वो इस भेदभाव को नहीं मानता और खुद को खास समझने से इनकार करता है। ये कहानी हमें गांव के जीवन की दिनचर्या और वहां के लोगों के पारस्परिक संबंधों की गहराई से अवगत कराती है। ये छोटे से गांव में भी बड़े मुद्दों और विचार विमर्श का चित्रण करती है। गांव में हर कोई एक दूसरे की समस्याओं और मुद्दों में रुचि रखता है और साथ ही समाज के विभिन्न पहलुओं पर गंभीरता से विचार करता है। आज गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। मुरारी की चाय की दुकान, जो हमेशा लोगों की गहमा गहमी से भरी रहती थी, आज बंद थी। उसका बेटा पिछले 3 सालों से एक अजीब बीमारी से जूझ रहा था और मुरारी उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था। गांव वालों के लिए मुरारी की दुकान सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक मिलन स्थल था जहां लोग दिन भर की थकान मिटाते और पुराने किस्सों का आनंद लेते। पास की दूसरी दुकान पर जगदीश यादव और उसके साथी चाय की चुस्कियां ले रहे थे। जगदीश ने सबके लिए चाय ऑर्डर की और पुरानी यादों के पिटारे खोलने लगे। धीरे धीरे गांव के बीते दिनों की घटनाओं पर चर्चा शुरू हो गई। किसी ने कहा, याद है जब मुरारी की दुकान पर पहली बार बिजली आई थी? सब हंस पड़े। लेकिन आज मुरारी की गैर मौजूदगी में सबको असुविधा महसूस हो रही थी। बातों बातों में जगदीश यादव ने एक पुरानी घटना का जिक्र किया और बैजनाथ ने उस पर चुटकी ली। हंसी मजाक के इस दौर में एक हल्की फुल्की बहस का माहौल बन गया। जगदीश ने बैजनाथ से असली माजरा समझने की कोशिश की, जिससे एक नई चर्चा का आगाज हुआ। गांव की चलती घटनाओं ने उनकी बातचीत को और गहराई दी, पर किसी को भी सच्चाई का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। बैजनाथ ने बताया कि कैसे एक युवक ने उनकी मुश्किलें समझी और मदद की। मुरारी ने अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे उसी युवक की दया से लिए थे। ये सुनकर सबके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, जैसे कोई हल्की किरण अंधेरे में चमक उठी हो। इधर सुबह सुबह बद्री मिसिर धोती गमछा लपेटे पुरुषोत्तम बाबू के दरवाजे पर पहुंचे। गले में मोबाइल लटकाए, एक हाथ में अखबार और दूसरे में मोबाइल गेम। लटकू ने बताया कि बाबूजी अभी सो रहे हैं। बद्री मिसिर ने जगाने का आदेश दिया। पुरुषोत्तम बाबू जब बाहर आए तो बद्री मिसिर ने योग और साधना की महत्ता पर बातें शुरू की। पुरुषोत्तम बाबू भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने अपने पूर्वजों का जिक्र कर दिया। फिर अखबार में पंचायत चुनाव की तारीख को देखकर पुरुषोत्तम बाबू ने चुनावी चर्चा छेड़ दी। गांव की राजनीति और पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आ रही थी और ये चर्चा पूरे गांव के लिए
महत्वपूर्ण बन चुकी थी। सत्येंद्र केसरी, जिन्हें सब सत्यवादी कहकर बुलाते थे, अपनी ईमानदारी और झूठ ना बोल पाने की आदत के लिए मशहूर थे। जबकि नेता भुवनेश्वर यादव, जिनकी भावुकता ने उन्हें जनता का प्रिय बना दिया था, चुनावी माहौल में सबसे चर्चित थे। शाम के समय गांव में चुनावी हलचल और बढ़ गई थी। पवित्र दास अपने नामांकन के बाद घर लौटा और उसके दरवाजे पर चहल पहल थी। चुनाव के मद्देनजर सभी उम्मीदवार अपने अपने पैतरों में लगे थे। फुकन साहब, जो गांव की राजनीति में बड़ा नाम थे, उन्होंने अपने खास लोगों को पवित्र की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भेजा था। गांव की राजनीति में जात पात और बेईमानी का खेल जोरों पर था। सबकी नजरें अब मुस्लिम वोट बैंक और असलम जैसे उम्मीदवारों पर टिकी थी। लेकिन गांव में अभी भी कुछ लोग थे जो ईमानदार और सच्चाई के लिए खड़े थे। गांव में महिलाओं के अधिकारों पर भी चर्चा हो रही थी, खासकर मतदान के अधिकार पर। शेखर ने गांव की महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया था। लेकिन राजनीति में पुरुषों का वर्चस्व अभी भी हावी था। गांव के हर कोनों में चुनाव की तैयारियां जोरों पर थी। फुकन साहब की रैली की तैयारी शुरू हो चुकी थी। हर घर में निमंत्रण भेजा गया था। महिलाओं और युवाओं को चुनावी रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इस बीच जटायु बाबा, जो चुनाव में खर्चों को रोकने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने अपने समर्थन की घोषणा की। गांव के लोग एकता की बात कर रहे थे, लेकिन राजनीति की सच्चाई कहीं गहरे तक धसी हुई थी। पंडित जी अपने बेटे की दिशा को लेकर चिंतित थे। गांव की राजनीति और समाज में हो रही घटनाओं ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सिर्फ प्रार्थना से बदलाव संभव नहीं। वो मंदिर की ओर गए और बेटे को सुधारने का संकल्प लिया, क्योंकि उसका बेटा बहुत बड़ा नशेड़ी और गंजेड़ी था। गांव के चुनावी माहौल ने समाज में गहराई से फैले हुए मुद्दों को उभारा। राजनीति, जात पात, महिलाओं के अधिकार और समाज में हो रहे बदलाव, सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये कहानी गांव की राजनीति, समाज की बदलती सच्चाई और एकता के महत्व को खूबसूरती से सामने लाती है। चुनावी माहौल में हो रही हलचल और मुरारी की दुकान का बंद होना, दोनों ही गांव की जीवन शैली को गहराई से प्रभावित करते हैं। अंततः पवित्र अंदर आ गया। पुरुषोत्तम बाबू ने कहा, अरे इधर आओ, पलंग पर बैठो भाई। पवित्र संकोच करते हुए कुर्सी के एक कोने में बैठ गया। बद्री बाबा ने कहा, आराम से बैठ जाओ, इस घर में ऊंच नीच मत सोचो। पुरुषोत्तम बाबू ने सबको बताया कि हर जाति का अपना एक स्थान है और सभी को इज्जत मिलनी चाहिए। सबने उनकी बातों से सहमति जताई। जगदीश यादव ने राजनीति का मुद्दा उठाया, जबकि पुरुषोत्तम बाबू ने चुनावी रैली के बारे में बातें की। पवित्र चुपचाप सब सुनता रहा। पुरुषोत्तम बाबू ने पवित्र से कहा, अच्छा तुम बताओ, तुम कैसे हो? पवित्र ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। बातचीत आगे बढ़ी और सभी ने एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान किया। अरे कौवा मैना बैठ रहा है, कितने बेसुध सोते हो? माँ की आवाज सुनकर करवट बदली। जग गए। कितना बज गया है? अरे क्या अच्छा सपना देख रहे थे। सपने देखो, कुछ करना भी है, माँ ने कहा। हाँ, इतनी लंबी जिंदगी है, पहले सपना देखने दो, बिरंची ने कहा और उठकर मोबाइल उठाया। हेलो, सब ठीक है? चुनाव की तैयारी हो रही है? हाँ सब ठीक है, लखन के घर चोरी हुई है, तुम आए नहीं। हम बाहर हैं, हमें कुछ जरूरी काम है, चुनाव में नहीं रह पाएंगे। अच्छा, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। नहीं, हम तो जमीन पर लड़ने वाले हैं, ये सिर्फ एक पेपर है, शेखर ने कहा। बिरंची ने कहा, आप कामरेड हैं, आप संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं, अच्छी तरह पेपर लिखिए। बिरंची ने माँ से कहा कि खीर बनाओ, तो माँ ने कहा कि शाम को बनाएंगी। बिरंची खेत की ओर गया, तभी रतन दास आता दिखाई दिया। राजनीति में उलझे हो? बिरंची ने कहा। हम सच बोल रहे हैं, गलत बात ना करें। बिरंची दौड़ता हुआ पवित्र के घर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। पवित्र ने कहा कि रतन सबको बता रहा है कि तुम चुनाव छोड़ रहे हो। शांत रहो, सब कुछ ठीक करना है, पवित्र ने कहा। बिरंची को लगा कि वो मजाक कर रहा है। अरे मजाक मत करो, ये क्या बोल रहे हो? हम मोहरा बन गए हैं, जीतने पर भी सब कुछ खो देंगे, पवित्र ने कहा। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? बिरंची ने कहा।
सुबह का समय था और लखन पानी भरने के लिए बाहर आया। उसने देखा कि कुछ लोग तेज कदमों से उसके घर के पीछे वाली गली में जा रहे थे। थोड़ी देर बाद और लोग आए। सब आपस में कुछ बुदबुदा रहे थे। लखन की पत्नी ने कहा कि सब लोग नदियों की ओर जा रहे हैं। लखन ने कहा कि उनकी गली में कुछ काम चल रहा है, इसीलिए लोग यहाँ से जा रहे होंगे। तभी गणेशी महतो वहां आया और बताया कि एक लाश पड़ी है। लखन ने दौड़कर नदियों के किनारे भीड़ में शामिल हुआ। वहां लाश को लाया गया था। जैसे ही लखन ने लाश देखी, वो दहाड़ मारकर रोने लगा। ये लाश उसके करीबी दोस्त बिरंची की थी। गांव में हड़कंप मच गया। लोग इस मौत के कारण पर बातें करने लगे। लखन और पवित्र एक दूसरे को संतावना देने लगे। तभी बिरंची की मां वहां आई और उसने कहा कि उसके बेटे को खीर खाना है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका बेटा मर चुका है। उसकी बातों को सुनकर सबका दिल टूट गया। लखन पागल की तरह रोते हुए बिरंची के शव से लिपट गया। गांव के लोग उसकी मौत पर शोक मना रहे थे। साधु भी वहां आए और लाश को देखकर बोले कि यह वही है जो समय का पावन था, लेकिन अब वो नहीं रहा। सभी की आंखों में आंसू थे और वहां का माहौल गमगीन था। रात के लगभग 7 बजे बिरंची लखन के पास बैठा था। पवित्र का फोन आया जिसमें कहा गया कि फुक्कन को उन पर शक हो गया है, इसीलिए वो रात को मिलेंगे। भुवनेश्वर नेता से मिलने के लिए बिरंची ने निकलने का सोचा, लेकिन पवित्र ने उसे नदियों के किनारे बुलाया। वहां पहुंचने पर उसे 8 लोग खड़े मिले। बिरंची ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो गिर पड़ा। पीछे से बोगा पहलवान ने उसे पकड़ा और फुक्कन ने उस पर घूंसे बरसाए। फुक्कन ने बिरंची का गला दबाने की कोशिश की, जबकि पीछे से एक आवाज आई कि उसे सुधारने का कहा गया है। अचानक बिरंची ने एक बड़ा पत्थर उसके सामने देखा और फिर पवित्र वहां से हटकर भाग निकला। इस बीच बिरंची की जान पर बन आई, लेकिन जब वो गिरी तो सभी घबरा गए। बाद में असम के सोनारी शहर में रंजीत शाह का जिक्र आया, जिसने एक बड़े अपराध को अंजाम दिया था। बिरंची को रंजीत के बारे में जानकारी थी और यदि उसने इसे खोला तो उसका जीवन बर्बाद हो सकता था। इस बीच 13 दिन बाद पुरुषोत्तम शाह ने अपने आंगन में एक आकृति देखी, जिससे वो डर गए। जब बाप बेटे ने बाहर जाकर देखा तो वे पूरी तरह से हड़बड़ाए हुए थे और उन्हें समझ में नहीं आया कि आकृति कौन थी। बिरंची की मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। लोगों ने सोचा कि राजनीति और लालच किस तरह से जिंदगियों को बर्बाद कर सकते हैं। जो खेल ताकतवर लोग खेलते हैं, उसमें आम आदमी की कोई जगह नहीं होती। पवित्र और लखन जैसे लोग जो अपनी जड़ों से जुड़े होते हैं, अक्सर इस राजनीति की चपेट में आकर सब कुछ खो देते हैं। लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग ने तय किया कि अब और किसी बिरंची की कुर्बानी नहीं देंगे। उन्होंने एकता और भाईचारे की मिसाल कायम की, ताकि कोई और इस राजनीति के चक्र में ना फंसे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी कभी मुश्किलें आती हैं, पर अपने मूल्यों और असूलों के साथ खड़े रहना बहुत जरूरी होता है। किसी के लिए मोहरा बनने से अच्छा है कि हम खुद को और अपने लोगों को समझें, सही रास्ते पर चलें और इंसानियत का साथ ना छोड़ें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो द कहानीबाज को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प कहानियां ला सकें। धन्यवाद।